नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से, जहां पर हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसका दूसरा फेज भी लॉन्च कर दिया गया है। और इस बार भारत सरकार का टारगेट है कि 16.72 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए। तो दोस्तों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जब पहला फेज लॉन्च किया गया था, तो टारगेट ये रखा गया था कि 2024-25 तक 6 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए। और अभी उसमें से ऑलमोस्ट 90% टारगेट अचीव कर लिए गए हैं, क्योंकि अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला था। तो इसी के चलते अब दूसरे फेज पर काम होगा, और वो भी और बड़े स्केल पर। नीति आयोग के द्वारा प्लान तैयार किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ में मिलकर, जहां पर हाईवेज, रेलवेज, पावर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, पोर्ट्स, कोल, माइन, टेलीकॉम, टूरिज्म, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को कवर करके वहां पर एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। अभी देखना ही है कि ये अचीव हो पाता है या फिर नहीं। अगली दोस्त अपडेट अमेरिकन बिजनेस चेन अमेजोन की तरफ से है, जो भारत के अंदर लगातार उनका बिजनेस एक्सपांड करने में लगे हुए हैं। और अभी बेंगलोर के अंदर एक नया ऑफिस उन्होंने ओपन कर दिया है। तो दोस्तों, अमेजोन का ये ऑफिस पूरे एशिया में उनका सेकंड बिगेस्ट ऑफिस है, जो फैला है 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में। 12 स्टोरी का एक कैंपस है, जहां पर ई कॉमर्स, ऑपरेशंस, पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी और सेलर सर्विस टीम्स उनके ऑपरेट किया करेंगी। इनफैक्ट एशिया का सेकंड बिगेस्ट होने के साथ साथ पूरी दुनिया में ये अमेजोन का सेकंड लार्जेस्ट सिंगल बिल्डिंग ऑफिस है, जहां पर 7,000 के आसपास लोगों को ये हायर करेंगे। अगली दोस्त अपडेट असम से है, जहां पर गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इनॉग्रेट कर दिया गया है असम के सीएम के द्वारा। और भी आप कह सकते हैं कि ये टर्मिनल कमर्शियली ऑपरेशनल हो चुका है। तो दोस्तों, ये टर्मिनल बिल्डिंग देश की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइंड बिल्डिंग है। बैम्बू क्राफ्टमैनशिप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कर दिया गया था, पर अभी तक कोई फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ पेंडिंग काम बचे थे। पर अभी क्योंकि फ्लाइट स्टार्ट हो गई हैं, तो असम के सीएम के द्वारा औपचारिक तौर पर इसका इनॉग्रेशन दोबारा से किया गया है। अकासा एयर पहली एयरलाइन बनी है इस टर्मिनल बिल्डिंग को इस्तेमाल करने वाली। और अभी ओवरऑल इसके चलते गुवाहाटी एयरपोर्ट एनुअली 13.1 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। अगली दोस्त अपडेट धोलेरा से है, जहां पर लगातार अब हमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही हैं। और इस बार L&T वयोमा लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर एक 25,000 करोड़ रुपीस का हाइपर स्केल डेटा सेंटर कैंपस सेटअप करेंगे। तो दोस्तों, भी आप कह सकते हैं कि वो समय आ गया है कि धुलेरा अपना असल पोटेंशियल दिखा रहा है, क्योंकि टाटा का 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी कुछ दिन पहले अडानी और एम्ब्रेयर के द्वारा भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लैंड की अनाउंसमेंट भी धुलेरा में की गई थी। और अब ये बड़ा डेटा सेंटर कैंपस भी यहाँ पर बनना है, जो एक AI रेडी कैंपस होगा। 250 मेगावाट के आसपास यहाँ पर कैपेसिटी तैयार की जाएगी। L&T और गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में इसको लेकर MOU भी साइन हो गया है। और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर फिजिबिलिटी वगैरह का काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है, जहां पर अमेरिकन कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल प्लानिंग कर रही है भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एंट्री की। और अगर ये काम हो जाता है, तो भारत के न्यूक्लियर पावर एम्बिशंस को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, होल्टेक इंटरनेशनल ग्लोबली जानी जाती है उनके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, अच्छे खास स्केल पर अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्योंकि भी भारत सरकार भी हमारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने वाला है, तो इसी के चलते रशियन कंपनीज के साथ साथ अमेरिकन कंपनीज भी ये प्लानिंग में है कि वो इस सेक्टर में एंट्री कर दे। और हम जो बड़े स्केल पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स खरीदना चाहते हैं, वहां पर दोनों देशों की कंपनीज जल्दी से जल्दी एक्सपांड करना चाहती है। होल्टेक का भी कुछ ऐसा ही केस है। उनका टारगेट है कि 200 के आसपास स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भारत में वो मैन्युफैक्चर करें। उनके CEO के द्वारा बताया गया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर भारत के न्यूक्लियर पावर रेगुलेटर AERB के साथ में वो इसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक नया कन्वेंशन सेंटर सेटअप करेगी स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर के अंदर। और इसको लेकर ऐसा कहा गया है कि दिल्ली के भारत मंडपम की लाइंस पर ही इसको बनाया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली का भारत मंडपम देश का वन ऑफ द बेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, और अभी के समय में देश की दूसरी स्टेट्स के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है, क्योंकि उड़ीसा के साथ साथ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी अनाउंस कर चुके हैं कि वो इसी तरह के कन्वेंशन सेंटर स्टेट में सेटअप करना चाहते हैं। भुवनेश्वर के इस कन्वेंशन सेंटर का नाम उड़ीसा मंडप रखा जाएगा। और इनफैक्ट इसको लेकर भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर में एक लैंड पार्सल भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट बोर्ड रूम और एक मेन कन्वेंशन हॉल यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और 10,000 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है, जहाँ पर लार्ज स्केल समिट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट कर पाएगा। अगली दोस्त अपडेट बिहार से है, जहां पर बिहार स्टेट कैबिनेट ने एक नए एयरपोर्ट को अप्रूवल दे दी है। और ये वाला एयरपोर्ट सारण डिस्ट्रिक्ट के सोनपुर सिटी के अंदर तैयार होगा। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले ही इस एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिहार सरकार इसको सेटअप करने की प्लानिंग में है, और अभी बिहार कैबिनेट ने इसको अप्रूवल भी दे दी है। हाजीपुर से डुमरिया के बीच दरियापुर में इसको बनाया जाएगा, जो फैला हुआ 4,228 एकड़ के एरिया में। 4,200 मीटर लंबा रनवे, एक नई टर्मिनल बिल्डिंग,
एप्रन, टैक्सीवेज और कई सारी एयर फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। बिहार सरकार का कहना है कि पूरे बिहार के अंदर ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और एक टाइप से पटना के लिए तीसरे एयरपोर्ट का काम ही करेगा, क्योंकि पटना से जस्ट 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये बनकर तैयार होना है। A380 जैसे जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं उनको भी काफ़ी ईजिली ये हैंडल कर पाएगा। अभी फिलहाल काम किक स्टार्ट करने के लिए 1300 करोड़ रुपये यहाँ पर एलोकेट कर दिए गए हैं, जिससे कि इसका लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर तमिलनाडु सरकार स्टेट के अंदर उनका खुद का एक नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है और ये वाला एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। तो दोस्तों एक्सप्रेसवे चेन्नई से तिरुवनमलई के बीच में बनकर तैयार होगा। 140 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और तमिलनाडु सरकार इसको 2 फेज में बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें पहला फेज 68 किलोमीटर का चेन्नई से चेय्यार तक, जबकि दूसरा फेज चेय्यार से तिरुवन्नमलई तक 72 किलोमीटर का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेकर अभी ये तो नहीं बताया गया है कि कितना पैसा इसके ऊपर खर्च होगा, पर मैं आपको ये बता दूं कि इसको लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर ये एक बार बन जाता है तो चेन्नई से तिरुवन्नमलई तक की जर्नी जस्ट 2 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो पाएगी, जिसे अभी काफ़ी इजिली 4 घंटे से ऊपर का समय लगता है। अगली दोस्तों सिमिलर से अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर कैपिटल सिटी अमरावती के अंदर एक नया इनर रिंग रोड भी सरकार के द्वारा तैयार किया जाएगा पीपीपी मॉडल पर, और इसको लेकर लैंड पूलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इनर रिंग रोड 96.2 किलोमीटर लंबा होगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये आधा होने वाला है आउटर रिंग रोड के कंपैरिजन में। गुंटूर, पालनाडु, कृष्णा और एनटीआर डिस्ट्रिक्ट से पास होगा और 75 मीटर के आसपास की विड्थ रखी जाएगी, जहां पर 8+4 लेन का स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। इसको भी 2 फेज में तैयार किया जाएगा, जिसमें पहला फेज किथानाकोंडा से नूना तक 67.6 किलोमीटर का, जबकि दूसरा फेज नूना से वापस किथानाकोंडा तक बनेगा। अभी पहले फेज को लेकर डीपीआर भी तैयार हो चुकी है और उसी को लेकर ही लैंड पूलिंग का काम किया जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर गोरखपुर के अंदर विवेक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा और इसको लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 60 करोड़ रुपीस के फंड्स प्लेज किए हैं। तो दोस्तों ये क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर के ताल नदौर लोकेलिटी में बन रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। सोइल टेस्टिंग वगैरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है। 46 एकड़ के एरिया में फैला होगा और जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज नए स्टेडियम में बनाई जाती हैं वो सब यहाँ पर बनाई जाएंगी। और अगर बात करूँ कैपेसिटी की तो 30,000 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है। 392.94 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और उसमें से ये भी 60 करोड़ रुपीस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लेज कर रहा है, जिसको लेकर यूपी सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में एमओयू भी साइन हो गया है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो दिसंबर 2027 तक आपको एक क्रिकेट स्टेडियम बनता हुआ दिखाई देगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट सूरत डायमंड बोर्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों धीरे धीरे डायमंड ट्रेडर्स उनके ऑफिस को ओपन करने लगे हैं और अभी 35 बड़े डायमंड ट्रेडर्स और 65 छोटे डायमंड ट्रेडर्स ने यहां पर उनके ऑफिस को ओपन कर दिया है। दोस्तों सूरत डायमंड बोर्स आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। हालांकि यहाँ पर जितने भी ऑफिस हैं उनमें से ज़्यादातर ऑफिस बिक चुके हैं, लेकिन ट्रेडर्स अभी भी यहाँ पर मूव करने में हेजिटेट कर रहे हैं। तो इसी के चलते गुजरात सरकार काफ़ी लंबे समय से डायमंड ट्रेडर्स को बनाने में लगी हुई है कि वो यहाँ पर आकर उनके ऑफिस को ओपन करें, ताकि ये सूरत डायमंड बोर्स पूरी तरह से फंक्शनल हो पाए और लोग यहाँ पर आकर काम कर पाएँ। और भी अच्छी बात यह है कि गुजरात सरकार कई लोगों को मनाने में सफल रही है और अभी धीरे धीरे यहाँ पर ऑफिस दोबारा से ओपन होने लगे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शीर्ष में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।